वो है आज स्टोर्ड प्रोसीजर एंड SQL सर्वर, और सॉरी एंड फंक्शन इन SQL सर्वर। तो सबसे पहले स्टोर्ड प्रोसीजर के बारे में पढ़ेंगे, और इंटरव्यू का एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, लोग पूछते हैं डिफरेंस, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बिटवीन एसपी, स्टोर्ड प्रोसीजर की फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म एसपी लिख लेते हैं, फंक्शन की FUNC फंक। तो सबसे पहले डिफरेंस से पहले तो बेसिक ही पता करते हैं कि स्टोर्ड प्रोसीजर बनाते ही क्यों हैं हम लोग। तो अभी तक आपने देखा कि हम जो भी क्वेरी लिख रहे थे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय या फिर अपडेट या फिर डिलीट, वो सब सीधा SQL सर्वर में लिख लेते थे और उसे सेलेक्ट करते थे, एग्जीक्यूट करते थे, एग्जीक्यूट हो जाता था। बट रियल लाइफ में प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं होता कि आपको एक लाइन की क्वेरी हमेशा रन करनी पड़ेगी। जैसे कि खोलते हैं अपना पहले डाटाबेस। हमारा डाटाबेस था IT एक्सपर्ट सेरा फैब। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम dbo.employee। हम ऐसे चलाते हैं और हमारा रिजल्ट आ जाता है। लेकिन जब रियल लाइफ में आप काम करते हो तो कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको एक ही क्वेरी चलानी पड़ेगी। आपको कई बार कुछ, जैसे कि मुझे एम्प्लॉई है, मेरी कंपनी में जो टॉप 5% जिनकी परफॉर्मेंस है, वैसे एम्प्लॉय ढूंढ के लाने हैं मुझे, और हर महीने मुझे ढूंढने हैं वो एम्प्लॉय। तो मैं कैसे करूंगा? एम्प्लॉय टेबल होगी कहीं पे परफॉर्मेंस रेटिंग होगी, इस नाम की कोई टेबल होगी, राइट। कहीं पे हो सकता है कि उसके लास्ट 3 परफॉर्मेंस ऐसे करके कोई टेबल हो। ऐसी बहुत सारी टेबल होंगी, इन सबसे ज्वाइन करके एक क्वेरी बनेगी। वो क्वेरी मुझे रिजल्ट देगी कि इस महीने के टॉप 5 या टॉप 10 एम्प्लॉय कौन से हैं मेरे। अब एक तरीका क्या है कि मैं हर बार ये क्वेरी लिखूं और हर बार जब मुझे काम करना हो तो इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करूं, बड़ी सी क्वेरी, और जो भी रिजल्ट आए उस रिजल्ट को दिखाऊं, या फिर रिजल्ट का जो भी मुझे काम करना हो करूं। लेकिन SQL सर्वर ने कहा कि अगर कोई भी काम आपको रिपीटेड करना है, बार बार कोई काम करना है, तो आप एक काम करो, उस क्वेरी को एक स्ट्रक्चर के अंदर बना के सेव कर लो। और जब उस क्वेरी को उस स्ट्रक्चर के अंदर बना के सेव कर लोगे, फिर बार बार जब वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को आप एग्जीक्यूट करोगे, तो उसके अंदर लिखी हुई सारी क्वेरी ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगी और आपको बार बार वो सारी क्वेरी नहीं लिखनी पड़ेगी। वो स्ट्रक्चर क्या है? वो चीज स्टोर्ड प्रोसीजर है। कि भाई एक बार आपने स्टोर्ड प्रोसीजर बना लिया, अब उसके अंदर मान लो 5 टास्क करने हैं आपको। पहला टास्क क्या है कि मुझे एक एम्प्लॉय टेबल से एम्प्लॉय लेके आना है। दूसरा टास्क क्या है? जो टॉप के 5 एम्प्लॉय है उनकी सैलरी 5% बढ़ानी है। तीसरा टास्क क्या है कि जो बिलो 5% है उनको वार्निंग भेजनी है एक। चौथा टास्क क्या है? ऐसी 5 टास्क मुझे करने हैं, लेकिन वो मुझे हर महीने करने हैं। तो हर महीने में बार बार ना लिख के सिर्फ एक बार लिखूंगा स्टोर्ड प्रोसीजर में, उस स्टोर्ड प्रोसीजर को सेव कर दूंगा। हर बार मैं उस स्टोर्ड प्रोसीजर को रन करूंगा, क्वेरी को नहीं करूंगा। उस स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर जितनी भी क्वेरी लिखी होंगी वो सब ऑटोमेटिकली रन हो जाएंगी और आपका रिजल्ट या फिर आपका काम ऑटोमेटिकली पूरा हो जाएगा। इस पर्पज से हम स्टोर्ड प्रोसीजर बनाते हैं। क्या बेसिक थ्योरी समझ में आई या नहीं आई? अनिल आप हाँ जी बताओ। सर। हाँ सर। हाँ सर, ठीक है, ये तो ठीक समझ है, में। चलो अब बना के देखते हैं, तब ज्यादा समझ में आएगा। अभी तो एक मोटी मोटी कहानी समझ में आई है आपको। बनाते कैसे हैं? जैसे बाकी सब बिल्कुल इजी है बनाना, स्टोर्ड प्रोसीजर भी उतना ही इजी है। लिखेंगे क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम सब कुछ हम डीबीओ के साथ शुरू करते हैं। तो डीबीओ डॉट, अब एक ये नेमिंग कन्वेंशन होता है, हर कंपनी का अपना अलग नेमिंग कन्वेंशन होता है, बट एक ये जेनरिक नेमिंग कन्वेंशन मैं आपको बता रहा हूं। बाकी आप चाहो तो डायरेक्टली ऐसे सोनू मोनू कुछ भी लिख सकते हो नाम, लेकिन एक नेमिंग कन्वेंशन है। जब आप स्टोर्ड प्रोसीजर बनाओगे उसका नाम रखते हैं हम यूएसपी, मतलब यूजर स्टोर्ड प्रोसीजर, यूजर के द्वारा बनाया गया स्टोर्ड प्रोसीजर। और अब उसके बाद अंडरस्कोर, फिर उसका नाम।
जैसे स्टोर प्रोसीजर का नाम क्या है, गेट एम्प्लॉय, तो ये मेरा स्टोर प्रोसीजर का नाम हो गया। पूरा नाम क्या हो गया, यूएसपी अंडरस्कोर गेट एम्प्लॉय। यूएसपी सिर्फ इसलिए कि भाई यूजर का बनाया हुआ स्टोर प्रोसीजर है। कुछ स्टोर प्रोसीजर सिस्टम के बनाए होते हैं। कहां पे मिलेंगे आपको, डाटाबेस के अंदर जाओगे, प्रोग्रामेबिलिटी के अंदर जाओगे, यहां पे स्टोर प्रोसीजर पे क्लिक करोगे तो ये मिल जाएंगे। ये देखो ऑलरेडी मैंने, ये लग रहा है किसी और का बैच था, उसको हम उसी का डाटाबेस यूज कर रहे हैं, बट कोई बात नहीं। यहाँ पे ऑलरेडी हमने देखो कुछ स्टोर प्रोसीजर बना रखे हैं, बट अगर नहीं बना रखे होते तो यहाँ पे कुछ ना दिखता, सिर्फ ये सिस्टम वाला दिखता। सिस्टम वाले को ओपन करोगे तो ये सब एसपी, इनके आगे सिस्टम वाले, इन सिस्टम ने अपने लिए बना रखे हैं, ये आपने नहीं बनाए, ये SQL सर्वर ने अपने आप बना रखे हैं अपने कुछ कामों के लिए, यूज करने के लिए। आपको इसे यूज नहीं करना। आप उस सिस्टम ने क्या नाम दे रखा है, नेमिंग कन्वेंशन एसपी अंडरस्कोर, कि सिस्टम वाले स्टोर प्रोसीजर का नाम है एसपी अंडरस्कोर, तो आपने अपने जो बनाओगे उसका नाम रख लिया यूएसपी अंडरस्कोर, जिससे जब SQL सर्वर ढूंढने जाए आपका स्टोर प्रोसीजर तो कंफ्यूज ना हो कि सिस्टम का है या आपका है। आपका नेमिंग कन्वेंशन यूएसपी है तो भाई पता लग जाएगा ये यूजर वाला है, यही वाला ढूंढना है, इसीलिए ये नेमिंग कन्वेंशन हम दे देते हैं। हर कंपनी का अपना अलग नेमिंग कन्वेंशन हो सकता है, लेकिन ये एक जेनरिक मैंने बता दिया आपको। मान लो ये स्टोर प्रोसीजर कुछ नहीं करता, सिर्फ जितने भी इंप्लॉई हैं सब उनकी लिस्ट दिखाता है। तो क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम एज बिगिन एंड, और इसके बीच में अपना कोड लिखोगे। जैसे ये स्टोर प्रोसीजर कुछ नहीं करता, खाली सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम मान लो डीबीओ डॉट एम्प्लॉय करता है, लेकिन करने को कुछ भी कर सकता है, चाहो तो यहाँ पे इंसर्ट भी करा दो और कुछ भी लिख दो, बहुत सारे जितने भी स्टेटमेंट लिखोगे वो सब एग्जीक्यूट हो जाएगी जब मैं स्टोर प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करूंगा। फिलहाल के लिए सिंपलिसिटी के लिए एक सिंगल लैंग्वेज, एक सिंगल लाइन लिखी है मैंने, सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉय, कि जब भी मैं इस स्टोर प्रोसीजर को रन करूंगा तो ये चल जाएगा। अभी तो मैंने खाली ये क्वेरी रन की है तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन अगर मैं ये क्वेरी रन नहीं करना चाहता, ये स्टोर प्रोसीजर बनाता हूं, सिंटैक्स क्या है, क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम एज बिगिन एंड, और इनके बीच में अपना कोड लिखना है। कोड अभी एक लाइन का है खाली, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम डीबीओ एम्प्लॉय। कल को 5, 6, 10 कितनी भी लाइन का हो सकता है, 50, 100, मैंने 5000 लाइन का स्टोर प्रोसीजर भी लिखा हुआ है, तो कितनी भी लाइन का स्टोर प्रोसीजर हो सकता है, लेकिन फिलहाल सिंपलिसिटी के लिए एक लाइन का है। इसे सेलेक्ट करो, एग्जीक्यूट करो, एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब यहां पे आके देखोगे, रिफ्रेश कर देते हैं इसे, तो आपका स्टोर प्रोसीजर गेट एम्प्लॉइज नाम का है, तो ये रहा स्टोर प्रोसीजर आपका यहां पे आ गया। अब आपको जब इसे रन करना है तो आपको क्या करना है, सिंपल सी कमांड लिखनी है, EXEC, इसका मतलब होता है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करो डीबीओ डॉट यूएसपी अंडरस्कोर गेट एम्प्लॉइज को, इसको एग्जीक्यूट करो, सेलेक्ट कर लो, रन कर दो, तो जो भी इसके अंदर लिखा होगा वो काम हो जाएगा। इसके अंदर सेलेक्ट स्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय लिखा था तो ये काम हो गया। क्या ये बात सबको समझ में आई, या कोई दिक्कत या परेशानी या डाउट? आ गई समझ। ठीक है सर। ठीक है, ऑलराइट। ये तो हुआ बड़ा सिंपल सा भाई, लेकिन अब कल को मान लो बना दिया आपने ये, इसे कमेंट कर देता हूं, कमेंट करके लिख देता हूं क्या चीज है ये, एग्जीक्यूट स्टोर प्रोसीजर, और यहां पे क्या किया था आपने, क्रिएट स्टोर प्रोसीजर। अब कल को सिर्फ ये तो नहीं होगा कि बना के छोड़ दिया, कल को आपको याद आया अबे यार एक मुझे सेलेक्ट करने से पहले ऊपर वाला एक रिकॉर्ड डिलीट करना था, मतलब यार जिसकी ID 1 है उसे डिलीट करना था, लेकिन अब तो आप बना चुके हो, अब क्या करोगे, कोई बात नहीं, हम एक लाइन और लिख देते हैं, डिलीट फ्रॉम डीबीओ डॉट एम्प्लॉय वेयर ID इक्वल टू 1, कि भाई डीबीओ डॉट एम्प्लॉय में से डिलीट कर जहां पे ID इक्वल टू 1 है। अब इसे रन कर देते हैं, दोबारा रन हो जाएगा और हमारा काम हो जाएगा। पर नहीं, ये क्या कह रहा है, भाई ऑलरेडी इस नाम से बना चुके हो अब तुम,
अब जब ऑलरेडी बना चुके हो तो उसे क्या ऐसे अपडेट नहीं कर सकते। उसको अगर आपको जो ऑलरेडी बना चुके हो उसके अंदर आपको याद आया कि एक कमांड और लिखनी थी, वो काम करने के लिए आप ऐसे नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्रिएट की जगह ऑल्टर कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। ऑल्टर का मतलब चेंज कर रहे हैं। जैसे ही हम पैंट लेके आते हैं, कभी कभी अपनी पैंट बड़ी हो जाती है हमारी, तो हम उसे ऑल्टर करा लेते हैं कि भाई चेंज करा लिया। तो उसी तरह से स्टोर प्रोसीजर में कुछ चेंज करना हो तो ऑल्टर करते हैं। तो क्रिएट की जगह ऑल्टर आ जाएगा, अब चलाएंगे तो अब चल जाएगा। और अगर अब चेंज करने के बाद देखो, पहले ये डिलीट करेगा फिर सेलेक्ट करेगा। तो अब अगर इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो एक नंबर वाले डिलीट हो चुके होंगे, बाकी के नंबर वाले रिकॉर्ड हमें दिख जाएंगे। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? सर मैं टेबल को ही ऑल्टर करके, अगर मैं मतलब मैंने अभी इसमें स्टोर प्रोसीजर में ऑल्टर किया है, तो ठीक है, टेबल को ही ऑल्टर करूं और बाद में एग्जीक्यूट करूं स्टोर प्रोसीजर को, तो सेम रिजल्ट दिखाएगा आई थिंक। टेबल को कैसे इसके अंदर एग्जीक्यूट करना, ऑल्टर करना चाहते हो या बाहर? बाहर बाहर बाहर। हाँ, तो वो तो अलग कमांड हो गई, वो बिल्कुल अलग कमांड। जैसे जैसे अगर तुमने इसके बाहर कुछ लिखा है, टेबल को ऑल्टर कर रहे हो, ऑल्टो टेबल डीबीओ डॉट एम्प्लॉय, एक कॉलम और ऐड कर देते हैं, आईडी नेम सैलरी सिटी कंट्री ऐड कर देते हैं। अगर ये किया है आपने, बाहर चलाया है, तो ये बिल्कुल सेपरेट कमांड है। इसका और स्टोर प्रोसीजर का कोई लेना देना नहीं है। चलाया, कमांड चल गई। अब देखो मैं चलाता हूं, ये कमांड चल चुके हैं तो ऑलरेडी अब कॉलम एक्स्ट्रा आ चुका है। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक करूंगा तो ऑलरेडी वो कॉलम आ जाएगा हमारा। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, यही कह रहा था मैं, करेक्ट, कि बिल्कुल अगर सही। मैं हाँ, तो बाहर सही कह रहे हो आप। ऑल्टर करूँ तो यहाँ पे। यस, करेक्ट। मतलब अगर बाहर आपने कुछ भी कमांड चेंज की है, टेबल को ही ऑल्टर कर दिया, तब अंदर आप कुछ लेके आ रहे हो डाटा, तो क्योंकि टेबल ऑलरेडी चेंज हो चुकी है तो वो उस नए कॉलम को भी ले आएगा। अच्छा क्वेश्चन था। तो समझ में आया आप बाकी लोगों को भी? यस सर। ठीक है, कोई और क्वेश्चन इसमें? नहीं। तो चलो, ये तो था बड़ा सिंपल स्टोर प्रोसीजर। अब करते हैं थोड़ा एक स्टेप अपग्रेड इसको, कि भाई इनपुट लें। अभी तक तो क्या है कि आप सिंपल एक काम करवा रहे हो उससे। अब मैं कह रहा हूं कि काम करवाएंगे लेकिन इनपुट लेंगे यूजर से, कि भाई जो एग्जीक्यूट करेगा वो बताएगा कि कौन सा डाटा चाहिए। जैसे मैं चाहता हूं कि एक मेरा स्टोर प्रोसीजर बन जाए, उसको मैं बोलूं कि भाई न्यूयॉर्क वाली सिटी का डाटा दे, तो न्यूयॉर्क का दे दे। उसको बोलूं जलंधर वाले का दे, तो जलंधर का डाटा दे दे। जिस सिटी का नाम मैं बोलूं उस सिटी का डाटा रिटर्न कर दे, बाकी पूरा ना करे। पर सिटी का कौन सा करे जो मैं बोलूं, वो जब एग्जीक्यूट करूंगा वहां पे मैं बताऊंगा। तो इसको क्या कहते हैं, स्टोर्ड प्रोसीजर विद पैरामीटर्स। कि भाई पैरामीटर लोगे आप यूजर से, और यूजर जो बोलेगा उसके बेसिस पे रिजल्ट दोगे। बहुत आसान है ये तो, पूरा वही चीज है, बस आपको पैरामीटर्स ऐड कर देने। क्रिएट प्रोसीजर, इस बार नाम क्या रखोगे, यूएसपी अंडरस्कोर गेट एम्प्लॉइज बाय सिटी। सिटी के नाम से आपको एम्प्लॉय लेना है। ब्रैकेट ओपन क्लोज किया। यहाँ पे पैरामीटर, पैरामीटर जो भी देते हैं उसका नाम @ से स्टार्ट होता है। तो @सिटी, सिटी एक पैरामीटर होगा जो वेरकेर 300 टाइप का होगा। अब ये सिंटेक्स है, ये मत बोलना कि इसे @ ही क्यों लिखा, ये मैं नहीं लिख रहा, ये सीक्वल सर्वर ने मुझे बोला है ऐसे ही लिखना है। हाँ, नाम कुछ भी लिख सकते हो, मोहन शोहन कुछ भी लिख दो, लेकिन हम जब प्रोसीजर बना रहे हैं कि भाई सिटी के नाम से आपको रिजल्ट देना है, तो हम सिटी ही लिखेंगे। नेमिंग कन्वेंशन हमेशा सही लिखते हैं, अदरवाइज कोई दूसरा आपका कोड पढ़ेगा तो सोचेगा कैसा बेकार सा डेवलपर है। तो इसलिए नेमिंग कन्वेंशन सही दो, लेकिन नाम कुछ भी लिख सकते हो, बट लिखना ऐसे ही है, @ आगे लगाना है। अब फिर वही एज बिगिन एंड, और इसके बीच में आपका कोड रहेगा। कोड क्या होगा, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम डीबीओ
डॉट एम्प्लॉय वेयर सिटी इक्वल टू जो भी सिटी पास करोगे वो @सिटी। ये सिटी क्या है हमें नहीं पता अभी क्या है, बनाते वक्त हमें नहीं पता इस सिटी की वैल्यू क्या है। हम तो खाली बोल रहे हैं एक सिटी नाम की कोई चीज तुम्हें पास करानी पड़ेगी जो वेरकैट 300 की होगी। बाकी उसकी वैल्यू क्या है वो आपकी मर्जी है, कुछ भी पास कराओ। हम तो जो भी पास करवाओगे उससे कंपैरिजन कर लेंगे, अगर मैच किया तो डाटा रिटर्न कर देंगे, नहीं किया तो नहीं करेंगे। पर कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं, जो आप पास कराओगे वही। ये तो बड़ी सही बात है, एग्जीक्यूट कर देते हैं। अब इसे चलाएंगे तो देखो गेट एम्प्लॉय बाय सिटी। अब मान लो दिल्ली का देखते हैं, दिल्ली का कोई डाटा है या नहीं है। तो जो पैरामीटर होंगे वो इसके आगे लिख देते हैं ऐसे ही, एक है तो एक, अगर 3-4 पैरामीटर होते तो कोमा लगा लगा के बाकी चीजें लिख देते, कोमा लगा लगा के। अभी तो मैंने एक ही पैरामीटर लिया है तो इसीलिए खाली एक ऐसे आगे लिख देंगे। अब एग्जीक्यूट करूंगा तो दिल्ली वाला रिकॉर्ड आ गया, क्यों? क्योंकि ये वैल्यू यहां पे फिट की। अब उसने सेलेक्ट फ्रॉम डीबी एम्प्लॉय किया, वेयर कंडीशन सिटी में इक्वल टू @सिटी लगाया, सिटी की वैल्यू क्या दी थी हमने दिल्ली, इसलिए दिल्ली वाला रिकॉर्ड आ गया। क्या किसी को इस बात में दिक्कत या परेशानी? नो सर। नहीं सर। ठीक है। अच्छा, एक और तरीका होता है एग्जीक्यूट करने का। मान लो आप ये नहीं लिखना चाहते पूरा, आपने स्टोर प्रोसीजर बना रखा है उसके आगे भी खाली, उसको अगर खाली देखो जैसे ये वाला स्टोर प्रोसीजर, इसमें कोई पैरामीटर की जरूरत नहीं थी, तो खाली इसे सेलेक्ट करके भी एग्जीक्यूट कर दोगे तो भी रिजल्ट आ जाएगा। उसी प्रकार से इसमें पैरामीटर की जरूरत है, तो यहां पे दिल्ली लिख के यहां को भी इसको भी एग्जीक्यूट सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर दोगे इतना, तो भी रिजल्ट आ जाएगा। बट सही तरीका क्या है कि एग्जीक्यूट लिखो, सिस्टम को बताओ कि मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं। पर नहीं भी बताओगे, ये सेलेक्ट कर दोगे तो वो समझेगा अच्छा है एग्जीक्यूट करना है, चल मैं कर देता हूं। ठीक है, तो ये तो सिंपल ही है, कोई मुश्किल काम नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी भी पढ़ा रहा हूं। अगर आपको लगे कि फास्ट है तो रोक देना, कहीं समझ ना आए तो। अब स्टोर्ड प्रोसीजर विद मल्टीपल कंडीशन। ओके, अब एक स्टोर प्रोसीजर मुझे ऐसे बनाना है कि भाई वो चेक करे। सबसे मतलब एक थोड़ा सा मुश्किल बना रहा हूं ये, समझने की कोशिश करना, बट कई बार ये आपको यूज करना पड़ जाएगा ऑफिस में, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। मुझे आईडी चेक करनी है, मैं इनपुट में आईडी लूंगा, अगर तो वो आईडी एग्जिस्ट करती होगी, अगर तो वो आईडी मेरी टेबल में एग्जिस्ट करती है तो मैं नेम, सैलरी, सिटी, एक्टिव कंट्री ये भी लूंगा यूजर से और उसको उसी रिकॉर्ड को अपडेट कर दूंगा। और अगर आईडी एग्जिस्ट नहीं करती, मान लो किसी ने 17 डाल दिया, तो 17 तो है ही नहीं, तो मैं नेम, सैलरी, सिटी जो भी पास करेगा बंदा उसे ऐड कर दूंगा। बड़ी सिंपल रिक्वायरमेंट है, इस चीज को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं अपसर्ट। अपसर्ट मतलब अपसर्ट क्या होता है? अपडेट प्लस इंसर्ट, कि अगर डाटा एग्जिस्ट करता है तो अपडेट कर दो, एग्जिस्ट नहीं करता तो ऐड कर दो, एज सिंपल एज दैट। एग्जिस्ट करता है तो अपडेट कर दो, एग्जिस्ट नहीं करता तो ऐड कर दो। सिंपल कंडीशन है, कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। अब इसे बनाते हैं। क्या है भाई? क्रिएट प्रोसीजर dbo.usp_ अपसर्ट एम्प्लॉय, ये नाम लिख रहा हूं, अपसर्ट एम्प्लॉय। कोई अपसर्ट का बना तो नहीं है? नहीं। क्या क्या लेंगे पैरामीटर में? सबसे पहले तो भाई आईडी लेंगे, आईडी इंटीजर टाइप की होगी। उसके बाद नेम लेंगे, नेम वैरचर टाइप का होगा। उसके बाद सैलरी लेंगे, सैलरी इंटीजर टाइप की होगी। उसके बाद सिटी लेंगे, सिटी वैरचर टाइप का होगा। उसके बाद एक्टिव लेंगे,
एक्टिव बिट टाइप का होता है। बिट बिट मतलब यहाँ पे बुलियन होता है। जैसे सी शार्प में बुलियन था ट्रू या फॉल्स, यहाँ पे बिट होता है 0 या 1। 0 मतलब फॉल्स, 1 मतलब ट्रू। उसके बाद क्या लेंगे, कंट्री लेंगे। कंट्री वैरकर है 300। ये पैरामीटर का काम खत्म, सारे पैरामीटर ले लिए। इसमें तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। सिंपल जो जो पैरामीटर हमें चाहिए यूजर से वो यहाँ पे हमने ले लिए और उनका टाइप बता दिया। अब वही वाली कहानी एज, बिगिन, एंड, और इसके बीच में अपना कोड लिखना शुरू करेंगे। इसे अभी फिलहाल नीचे ले जाते हैं थोड़ा सा। ठीक है भाई, राइट योर कोड हेयर। कंडीशन है ये देखो, इफ और एल्स आ जाएगा यहाँ पे। क्या कंडीशन है, अगर आईडी एग्जिस्ट करती है मेरी टेबल में तो मैं क्या करूंगा, बड़ा ध्यान से देखना। इफ सेलेक्ट काउंट आईडी फ्रॉम dbo.employee वेयर आईडी इक्वल टू एट द रेट आईडी, जो भी आईडी पास की है अगर उसका काउंट ग्रेटर देन 0 हो या फिर इक्वल टू 1 हो। अच्छा, वेयर की स्पेलिंग वो गलत हो गई, यहाँ पे इक्वल टू सिंगल इक्वल टू होता है। अगर जो मेरा सेलेक्ट का ये रिजल्ट आ रहा है, क्या करेगा, काउंट निकालेगा जहां पे आईडी मैच करेगी उस वाली आईडी से जो हम पास करेंगे। मान लो 3 पास किया तो 3 का काउंट करेगा, भाई कितने 3 है, तो यहाँ पे एक ही 3 है तो आ जाएगा 1, तो ये कंडीशन मैच हो जाएगी। कुछ नहीं लिखा, बड़ा काम नहीं है, बहुत छोटा काम है। सेलेक्ट काउंट आईडी फ्रॉम dbo.employee वेयर आईडी इक्वल टू आईडी, जो आईडी हम पास कर रहे हैं उसे मैच करते हुए आप काउंट निकालो। काउंट अगर 1 आता है मतलब डाटा एग्जिस्ट करता है, तो बिगिन और एंड, बिगिन और एंड के बीच में अपना कोड लिखोगे। क्या कोड है, अच्छा एक यहाँ पे क्या करते हैं, टैब लगा देते हैं। जैसे ये इस बिगिन से अंदर का कोड है तो एक टैब के बाद इस कोड को लिखेंगे। अब इस बिगिन और एंड के मतलब ये सिर्फ स्ट्रक्चर अच्छा बनाने के लिए, कोई मैंडेटरी नहीं है, बट लगा दोगे तो अच्छा लगेगा। फिर एक टैब लगा के यहां से कोड लिखना शुरू करेंगे कि अगर भाई काउंट आईडी मिल गया तो मतलब रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस केस में क्या करना है, अपडेट करना है। अपडेट क्या करना है, ddo.employee को करना है। सेट क्या करना है, नेम की वैल्यू जो भी हम नेम पास करेंगे वो कर दे। सैलरी की वैल्यू जो भी सैलरी पास करेंगे वो कर दे। सिटी की वैल्यू जो भी सिटी पास करेंगे वो कर दे। एक्टिव की वैल्यू जो भी एक्टिव पास करेंगे वो कर दे। और कंट्री की वैल्यू जो भी कंट्री पास करेंगे वो कर दे। अब किसको अपडेट कर, सबको मत कर दियो भाई। वेयर आईडी इक्वल टू जो भी आईडी है उस वाले रिकॉर्ड को अपडेट कर दे। क्या किया है, अगर रिकॉर्ड मिल जाए तो अपडेट कर दियो। सारी फील्ड जो जो तूने पास की है उस वैल्यू से अपडेट कर दियो। वेयर जहां पे आईडी मैच करेगी वहां पे। लेकिन अगर ना मिले तो एल्स, बिगिन, एंड। एल्स में क्या करना है, रिकॉर्ड तो मिला ही नहीं तो कोई बात नहीं, तो अब हम इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट इनटू dbo.employee वैल्यूज। बहुत सिंपल है, वैल्यूज कौन कौन सी वैल्यू है हमारी, जो जो पास की है वही वही वैल्यू है। आईडी है, एट द रेट नेम है, एट द रेट सैलरी है, एट द रेट सिटी है, एट द रेट कंट्री नहीं एक्टिव है पहले, फिर एट द रेट कंट्री है। काम खत्म। बहुत ही सिंपल कोड था कि भाई अगर काउंट मैच कर जाए तब तो अपडेट कर दियो, ना करे तो क्या करना है, तब तू इसको इंसर्ट कर दियो। क्या इंसर्ट करेगा वैल्यू में, जो पास कर रहा है उसी को। और अपडेट क्या करेगा, जो पास कर रहा है उसी को, पर वेयर लगाइयो जरूर वरना सबको अपडेट कर देगा। आईडी जहां पे मैच करेगी उस रिकॉर्ड को अपडेट कर दियो।
ये हो गया आपका कोड, जहां पे आपने कंडीशन बनाना भी सीख लिया, मल्टीपल पैरामीटर भी सीख लिए, और कैसे चीजें मैच करते हैं वो भी सीख लिया। कह रहा है ऑलरेडी इस नाम का तो भाई पड़ा हुआ है, तो मतलब मैंने लग रहा है पहले ऑलरेडी इस नाम का बना रखा है यहाँ पे। हाँ ये देखो ऑलरेडी बना हुआ है ना, तो लिख देते हैं अपसर्ट एम्प्लॉय फेब्रुअरी। हमारा अभी अप्रैल है ना, अप्रैल लिख देते हैं, अप्रैल। नाम चेंज करने के लिए बता रहा हूँ खाली, इसका कोई वो मतलब नहीं, ऑलरेडी बना चुका हूँ इसलिए अलग नाम लिख रहा हूँ। चला दोगे रन हो जाएगा, रिफ्रेश कर दोगे दिख जाएगा। रन करना होगा, बहुत ही सिंपल चीज है। एग्जीक्यूट करोगे, क्या करोगे एग्जीक्यूट, dbo.usp अप्रैल 24 यहां से लिखना शुरू करोगे। 3 नाम की आईडी थी, चलो यहां पे सेलेक्ट कर लेता हूं, पहले चेक कर लेता हूं क्या क्या रिकॉर्ड है। पहले वाला अपडेट वाला चलाएंगे। तो भाई 3 नाम के आईडी में सीमा उमा पड़ा हुआ है, इसको अपडेट करते हैं। 3 वाली आईडी में सीमा की जगह विवेक कर दे, सैलरी कुछ कर दे, चेंज कर दे, ऐसे कर दे, और सिटी कर दे भाई तू गोवा, गोवा स्टेट अलग ही, और एक्टिव कर दे 1 कर दे, कंट्री कर दे इंडिया कर दे। ठीक है, अब देखना, अब ये चलेगा और ये अपडेट कर देगा, चलेगा अपडेट कर देगा, लेकिन सेलेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि सेलेक्ट का कोड थोड़ा ना लिखा है, खाली अपडेट और इंसर्ट का लिखा है। अगर आपको सेलेक्ट भी करवाना हो तो नीचे इफ एल्स के बाद नीचे सेलेक्ट भी करवा सकते हो, लेकिन सेलेक्ट हम अलग से करके देख लेंगे। हम तो अभी खाली ये चेक कर रहे हैं कि हमारा कोड ये इफ एल्स वाला चल रहा है नहीं चल रहा। एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट हो गया भाई। अब चेक करते हैं अपडेट हुआ या नहीं हुआ 3 नंबर पे, तो हो गया। सीमा की जगह कौन आ गया, विवेक आ गया। क्या हुआ या नहीं हुआ, बात समझ में आई या हाँ नहीं जी आई। सर, जी सर। अब एक रिकॉर्ड डालेंगे जो है ये नहीं है इसमें, 17 नंबर का तो है ही नहीं। 17 पे बेचारी सीमा को डिलीट किया था, उसे ही डाल देते हैं, बाकी चीजें ऐसी रहने देते हैं, हमें तो टेस्ट करना है ना। चलाया, हो गई रो इफेक्ट। अब हमारा एल्स वाला कोड चला होगा, तो 17 उसे मिला ही नहीं होगा, तो उसने सीमा डाल दिया। समझ में आया, एक ही स्टोर प्रोसीजर में कैसे मैंने अपडेट भी कर दिया, कैसे इंसर्ट भी कर दिया, कैसे मल्टीपल पैरामीटर भी ले लिए, और कैसे इफ और एल्स भी चला दिया। इनमें से किसी भी चीज में कोई डाउट या क्वेश्चन है तो पूछो। एक बार अपने आप से ये पढ़ भी लो कि क्या लिखा है कोड, बेसिकली इतना कोड पढ़ लो और पढ़ के बताओ, कोई डाउट या दिक्कत है तो बताओ। सर एक्चुअली ये जो प्रोसीजर है ये ये लिखा था हमने ID 1 के लिए लिखा था। हाँ हाँ, नहीं आईडी तो के लिए नहीं लिखा था। नहीं मतलब मैं ऐसे जैसे पढ़ रहा हूँ ऊपर से। हाँ बताओ आईडी कहाँ पे मन लिखा हुआ है, मैंने ये नहीं लिखा। आईडी तो देखो जो यूजर देगा उसके लिए लिखा है। अब इसको पढ़ते हैं, चलो हाँ ठीक है। साथ में पढ़ते हैं तो समझ में आएगा। मैंने लिखा है काउंट निकालो इंप्लॉय टेबल में से, जहां पे आईडी @ID, जो भी आईडी आप पास कर रहे हो उसका काउंट निकालो। अगर वो काउंट जो आप काउंट निकालोगे उस रो का, जैसे मान लो 3 का काउंट निकालेंगे कि 3 नंबर का जो आईडी है वो कितना है, कितने कितने पड़े हुए हैं। काउंट पढ़ाया था ना मैंने, काउंट क्या बताता है, वो रो कितनी बार है। तो 3 का एक ही बार पड़ा हुआ है, देख लो। तो काउंट आएगा कि 3 नंबर की आईडी एक ही बार है, तो एक आएगा यहाँ पे काउंट। तो यहाँ पे कोड में क्या लिखा और हुआ है कि अगर काउंट हम करें उस टेबल में से
जहां पे आईडी मैच करती हो, जो भी आईडी हम पास करेंगे और वो काउंट 1 आया, तो मतलब 1 आने का मतलब वो डाटा ऑलरेडी पड़ा हुआ है। क्या ये पर्टिकुलर पहली लाइन सबको समझ में आई या नहीं आई? ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। यस सर। ठीक है बताओ सर। विवेक, आप बताओ क्या क्या समझ में आया यहाँ पे आपको? तनुश्री ने ये ऑलरेडी पढ़ सर रखा है तो तनुश्री को आता है, मुझे पता है। विवेक आप बताओ। सर ये पहली लाइन में बताया है कि जो भी हम आईडी डाल रहे हैं अगर वो मैच करती है हम्म, तो उसको सर ये 1 उसके लिए है कि अगर वो हाँ उसमें होगी तो 1। आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो काउंट करेगा ना, वो इस हाँ आईडी जी के सर। बेसिस पे रिकॉर्ड काउंट करेगा कि भाई कितना काउंट है। अगर 3 यहाँ पे 5 बार लिखा होता तो 5 आ जाता, तो ये कंडीशन मैच ना करती। लेकिन हम कह रहे हैं कि भाई अगर वो आईडी एक बार एग्जिस्ट कर रही है, सिर्फ एक बार, एक से ज्यादा कर रही है तो हम यही वाला चलाएंगे। पर अगर एक ही बार एग्जिस्ट कर रही है तो अपडेट कर दियो उस रिकॉर्ड को, वरना ऐड कर दियो। पढ़ो और बताओ, अब दोबारा से एक बार पढ़ो और बताओ। समझ में आ गया तो बोल देना हाँ समझ में आ गया। फिर अगला बढ़ते हैं, कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछो। थोड़ा ध्यान दो कैसे बिगिन एंड के बीच में ही सारा कोड हो रहा है, और यहाँ पे भी ध्यान दो कि कैसे यहाँ पे भी वेयर लगाना जरूरी है, वरना सबको अगर सर अपडेट कर देगा। अगर 2 बार मतलब वो काउंट आ रहा है, दो काउंट आ रहे हैं, तो मीन्स ये क्या हाँ, करता है, मेरा प्रोसीजर दोनों जगह पे जाके उसको अपडेट कर देता है। नहीं नहीं नहीं, अगर 2 बार काउंट आता तो इफ एग्जीक्यूट ना होता ना, ये कंडीशन फॉल्स हो जाती। नहीं नहीं, मैं इफ कह और रहा हूँ मैंने एल्स 2 बार कैसे? लिखा है। 2 लिखा है मैंने, एक नहीं लिखा मैंने, 2 लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे अगर तुमने 2 लिखा होता तो वो सिर्फ हाँ। उन्हीं रिकॉर्ड को एग्जीक्यूट करता जिनका काउंट 2 होता। और यस। यहाँ पे हमारी टेबल में किसी का भी काउंट 2 है ही नहीं, सब एक एक बार लिखे हुए हैं। और ठीक है। जनरली मैंने जानबूझ के एक इसीलिए लिखा है क्योंकि जनरली आईडी जो कॉलम होता है वो हमेशा एक ही मैच होगा। कभी देखा है किसी कंपनी में 2 एम्प्लॉय आईडी के सेम नाम से, दो मतलब सेम आईडी से 2 नहीं होता। एम्प्लॉय हैं? नहीं होता। तो इसीलिए मैंने जानबूझ के 1 लिखा कि मोस्ट ऑफ द केसेस में 99% तुम्हें एक से ही मैच करना पड़ेगा, क्योंकि आईडी हमेशा एक ही रहेगी। कई केस हो सकते हैं कि जहां पे आपको 2 भी मैच करना पड़े, लेकिन वो बहुत रेयर सिनेरियो होंगे। बट तुम सही कह रहे हो, अगर 2 लिखा होता तो वो खाली उन्हीं के लिए अपडेट करता जहां पे 2 रिकॉर्ड होते, पर हमारे केस में किसी के लिए ना करता। क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर है सर। लाइक अगर मैं कंट्री के बेस पे काउंट निकाल रहा हूँ, कंट्री गोवा है, तो अगर गोवा जहां जहां उसे मिलता तो ये वहीं वहीं करेक्ट। अपडेट कर अगर देता। गोवा का अकाउंट निकाल रहे हो तो गोवा इस समय 2 बार मिलता। तो अगर यहाँ पे तुमने हाँ। 2 लिखा होता तो सिर्फ गोवा के लिए मेरा कोड इफ में जाता, अदर सबके लिए एल्स में जाता। नहीं, लखनऊ के लिए भी इफ में चला जाता, लखनऊ भी 2 बार है। ये सिंपल कंडीशन है ना, इफ जब भी ये ट्रू होगी तो यहाँ वाला कोड चलेगा, फॉल्स होगी तो एल्स वाला चलेगा। समझ गए। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट? अच्छा, एक और चीज बता रहा हूँ, लेकिन ये होमवर्क की तरह तुम्हें दे रहा हूँ क्योंकि सब मैं स्पून फीडिंग कर दूंगा तो तुम्हें समझ ज्यादा अपने आप से मेहनत नहीं करोगे। इसे कहते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर। मान लो मैं चाहता हूं कि मैं अभी इसे ऐसे रन कर दूंगा ना, तो एरर दे रहा है, कह रहा भाई पैरामीटर हैं ये सब, इनकी वैल्यू तो दे। तूने पैरामीटर की वैल्यू नहीं दी, ऐसे ही रन कर दिया। पर आपको कई बार क्या होता है कि भाई अगर यूजर पैरामीटर देता है तब तो वो पैरामीटर की वैल्यू सेट कर दे। अगर नहीं देता, अगर यूजर ये भी रन करना चाहे, क्योंकि यूजर बिल्कुल सुस्त आदमी होता है, तो यूजर को आपको ज्यादा मेहनत नहीं करवानी। यूजर जितनी कम मेहनत करे आपका कोड उतना बढ़िया है। तो अगर यूजर कुछ ना भी दे, ऐसे भी रन कर दे, तो भी आपको कुछ डिफॉल्ट वैल्यू सेट करनी है कि अगर आईडी की वैल्यू कुछ पास नहीं है तो मैं कुछ डिफॉल्ट वैल्यू दे दूं। तो मैं इक्वल टू करके 1 कर दूंगा। तो अगर अब मैं आईडी की वैल्यू दूं या ना दूं, वो अगर नहीं दूंगा तो वो 1 ले लेगा, अगर दूंगा तो जो वैल्यू दूंगा वो ले लेगा। इसे कहते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर, पैरामीटर विद डिफॉल्ट वैल्यूज। ये प्रैक्टिस आपको अपने आप करनी है कि इन सब पैरामीटर में एक एक डिफॉल्ट वैल्यू डालनी है, और एक बार बिना पैरामीटर दिए चलाना है, एक बार पैरामीटर देके चलाना है।
जब पैरामीटर देके चलाओगे तो आपका पैरामीटर वाला ही एग्जीक्यूट होगा, जब बिना पैरामीटर दिए चलाओगे तो ये जो डिफॉल्ट वैल्यू आप इक्वल टू करके दोगे वो मान लेगा स्टोर प्रोसीजर और उसे एग्जीक्यूट करेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, क्या करना है होमवर्क में? विवेक बताओ। करते हैं हाँ सर। जी सर। सर इसमें डिफॉल्ट वैल्यू क्या डालनी है फिर? डिफॉल्ट कुछ भी डाल दो, जैसे टेस्टिंग कह रहे हो तो डिफॉल्ट में तुम जैसे मान लो ये देखते ना, इसमें से जैसे तुम्हारे अपने एम्प्लॉय में देख लेना कौन सा पड़ा हुआ है, तो डिफॉल्ट मान लो तुम कह रहे हो कि अगर कुछ नहीं देगा तो मैं तीसरे को ही अपडेट कर दूंगा, जाओ तो दिस डिफॉल्ट में तीसरा विवेक ये सब डाल देना जो भी डालना हो। ये तो सिर्फ टेस्टिंग के लिए मेन है, डिफॉल्ट समझ में आना तुम्हें कि डिफॉल्ट वाला एग्जीक्यूट, आपको पता चलना चाहिए कि जब मैंने डिफॉल्ट पैरामीटर दिए हैं तो डिफॉल्ट वाला एग्जीक्यूट हो रहा है, ना कि कुछ एरर आ रही है। अभी देखो मैंने डिफॉल्ट पैरामीटर नहीं दिया तो अभी ये एरर आ रही है। अभी ये सब पैरामीटर देना मैंडेटरी है, कह रहा भाई पैरामीटर दे वरना मैं नहीं चलूंगा। क्लियर है विवेक? हाँ जी सर। ठीक है तनुश्री, ये आपके लिए भी नया है, आपको भी ये ट्राई करना है। ओके सर, ठीक है। ठीक है चलो बस इतना ही है स्टोर प्रोसीजर। अब इसके बाद तो लॉजिक है। अब आप लॉजिक जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आप लॉजिक बनाओगे। कई बार आपको बहुत लंबे स्टोर प्रोसीजर लिखने पड़ जाते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना लिखते हुए ना, जैसे मान लो अभी तो 5-10 लाइन का कोड है, जब आपका 1000 लाइन का कोड होगा तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिखना कि स्टेप 1 ऐसे लिख देना कमेंट करके, स्टेप 1 चेक कंडीशन if id matches with any record or not। ठीक है, फिर जब नीचे आओगे, जब वाला काम हो गया, फिर नीचे लिख देना स्टेप 2 स्टेप 3। उससे क्या होगा, जब अगली बार स्टोर प्रोसीजर आप खोलोगे तो आपको पूरा समझना, क्योंकि आज आपने कोड करके लिख दिया, अब आप लोग मान लो 8 महीने बाद दोबारा से उस कोड में चेंज करना है, अगर आपने कुछ कमेंट वमेंट नहीं किया तो देखोगे 1000 लाइन का कोड तो कहोगे अरे बाबा मैं तो भूल ही गया सब, अब शुरू से पढ़ना शुरू करो, तो 2 दिन आपका कोड समझने में चला जाएगा। अगर लेकिन कमेंट किया होगा हर एक स्टेप के बाद तो समझ जाओगे अच्छा यहाँ पे ये हो रहा है, फिर कोड रीडिंग आसान हो जाएगी। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? समझ रहे यस सर। होगे। हाँ, नहीं समझोगे तो जब काम पड़ेगा इनिशियलाइजेशन तो फिर समझ में आ जाता है वो। चलो आप पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में, स्टोर प्रोसीजर इतना ही था, बाकी उसमें अलग अलग कंडीशंस आएंगी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फंक्शन पे पढ़ने से पहले 1 मिनट होल्ड करो, मुझे कॉल आ रही है बड़ी अर्जेंट, मैं आता हूँ 5 मिनट में करूंगा दोबारा से ज्वाइन।
ऑलराइट, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। हाँ जी सर। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं फंक्शंस के बारे में। मेरे एक्चुअली कुछ काम चल रहा है अर्जेंट, अभी मैं रिकॉर्डिंग के बाद बताऊंगा। पहले फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, इसलिए वो अर्जेंट कॉल आ गई थी, इसलिए मुझे 10 मिनट जाना पड़ा था। तो फंक्शंस क्या होते हैं? अब फंक्शन को समझ लो स्टोर प्रोसीजर के छोटे भाई हैं ये। काम इनका लगभग लगभग स्टोर प्रोसीजर वाला है, लेकिन छोटे मोटे कामों के लिए यूज होते हैं। जैसे काउंट भी अपने आप में एक फंक्शन है, पर वो सिस्टम का बनाया हुआ फंक्शन है। काउंट क्या करता है? उस रो को उस आपके टेबल में काउंट कर देगा कंडीशन के हिसाब से। तो ये भी एक फंक्शन है, लेकिन ये सिस्टम ने बनाया है फंक्शन। तो फंक्शन भी वही काम करते हैं, कोई काम आपको रिपीटेडली नहीं करना तो उसको फंक्शन बना के आप यूज कर सकते हो। लेकिन फंक्शन जो हम इस्तेमाल करेंगे वो मेनली एक पर्टिकुलर स्मॉल एक्शन के लिए, जैसे किसी का काउंट करना है या फिर आपको अब सम निकालना है। एक स्टूडेंट के मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश सबके नंबर लिखे हुए हैं, आपको सम निकालना है, तो आपने एक छोटा फंक्शन बना लिया सम का, और वो आपका सम निकाल के दे देगा। या फिर एवरेज निकालना है, तो इस तरह के फंक्शन होते हैं जो ये स्मॉल छोटे काम करने के लिए आपके लिए हेल्पफुल होते हैं। पर स्टोर्ड प्रोसीजर क्या होता है? जहां पे आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ मल्टीपल काम करने हैं, वहां पे स्टोर्ड प्रोसीजर यूज करोगे आप। फंक्शन कहां पे यूज करोगे? जहां पे स्मॉल काम करना है, एक पर्टिकुलर कोई एक्शन करना है। मल्टीपल एक्शन भी कर सकते हो, लेकिन जनरली हम छोटे कामों, छोटे एक्शंस के लिए फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं। अभी डिफरेंस बताऊंगा दोनों में, तो ज्यादा समझ में आएगा। ये कहां होते हैं? ये भी यहाँ पे राइट में देखोगे तो प्रोग्रामेबिलिटी के अंदर स्टोर्ड प्रोसीजर होता है ऊपर, उसके नीचे फंक्शन। अलग अलग तरीके के फंक्शन होते हैं, टेबल वैल्यूड फंक्शन, स्केलर वैल्यूड फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन, और ये सब हम एक एक करके करते हैं। इसी को दिखाता हूं जो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। अच्छा, स्टोर प्रोसीजर में भी एक चीज बता दूं आपको कि कल को, तो अभी तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मान लो ये कल को आपने डिलीट कर दिया, बंद कर दिया ये, तो कहोगे भाई यार ये सारा कोड लिखा था, अब दोबारा से कैसे मैं कोड देखूं? तो कोई टेंशन नहीं लेनी, यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर ओपन करना है, जोन सा भी कोड देखना है, राइट क्लिक करो और मॉडिफाई पे क्लिक कर दो। तो आपका कोड यूं का यूं लिखा आ जाएगा, जो कोड आपने लिखा था पूरा कोड लिखा आ जाएगा विद अल्टर स्टेटमेंट। रन करना है तो इसे वही चीज जैसे रन एग्जीक्यूट तो जैसे पहले करते थे वैसे ही करना है, एग्जीक्यूट कर दोगे रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं सोचना कि अगर यहाँ पे बंद कर दिया तो फंक्शन को मैं देखूंगा कैसे या लिखूंगा कैसे, सिंपल राइट क्लिक करके आप मॉडिफाई कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे